वरिष्ठ पत्रकार आपका स्वागत है शीतल जी। और सीधा आपके पास ही आना चाहता हूं शीतल जी, आपसे सीधा सवाल कि क्या एसआईआर जो है वो बिहार का एसआईआर एनडीए को फायदा पहुंचा रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है? एक बात। दूसरी बात, जो वोट चोर गद्दी छोड़ इस नारे से जो इंडिया गठबंधन के नेता सड़कों पे हैं, इंडिया गठबंधन को इससे फायदा या नुकसान? इंडिया गठबंधन लोकसभा में करीब 7-8% और विधानसभा में पिछले चुनाव में 5% से ज्यादा पीछे था। सीटों के मामले में 110 करीब इसके पास थी और 125 एनडीए के पास थी। तो इसलिए जो भी गेन है वो गेन निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन को होगा। 19 के चुनाव में वो यूपीए के फॉर्म में था, अब 19-20 के चुनाव में अब ये जो है इंडिया गठबंधन के रूप में है। और राहुल गांधी के पास एक एजेंडा हो गया है इस समय। ये जो वोट चोरी वाला मुद्दा है ये एक चुनाव में एजेंडा बन गया है और इसको जैसे स्वीकृति उन्हें मिल रही है, जैसा हम देख रहे हैं बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। औरंगाबाद के बारे में कुछ था लेकिन बाद में डिटेल्स आई कि नहीं, वहां भी बहुत था। कटिहार में कल बहुत अच्छा था, आज वहां मखाना वगैरह जो पैदा करते हैं किसान, उनके साथ वो राहुल गांधी के जो वीडियोज हैं वो काफी पे चल रहे हैं। और छोटी बात बड़े ढंग से हो रही है बिहार में, बिहार में बहुत सारे लोग जो है रोजी रोटी के लिए बिल बनाते हैं। बहुत बड़ी संख्या है, कई हजार लोग हैं और उनके लिए इस समय एक विषय मिल गया है ये, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनके नाम लिस्ट में मृत या गायब कर दिए गए हैं वो जीवित और या उपलब्ध है वहां, तो उनके वीडियो बना के छोटे छोटे यूट्यूबर्स और रील बनाने वाले जो है विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये डाल रहे हैं। ये चीज इस आंदोलन को एक कास्केडिंग इफेक्ट दे रही है और इसका असर यहाँ तक है कि अभी वहां एक संतोष सिंह जो पत्रकार है बड़े प्रसिद्ध, जो पहले एक कशिश चैनल में हुआ करते थे और उन्होंने एक बड़ा रहस्य उद्घाटन किया था। उन्होंने कल एक वीडियो डाला था, उसमें देखा कि जदयू का एक लोकल नेता वो भी भाषण देते समय इस खतरे को बता रहा था कि उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 28,000 इस तरह से मत गायब हुए हैं, जिसमें 18,000 मत ऐसे हैं उसके हिसाब से कि वो एनडीए के हैं। तो एक और वहां इशू है, शायद बीजेपी जो है नीतीश कुमार और अन्य जो घटक दल हैं उनकी संख्या इतना कम की दावेदारी, जैसे शिंदे की दावेदारी महाराष्ट्र में खत्म हो गई क्योंकि बीजेपी इतने ज्यादा सीटें लेके अपने सामने आ गई। कुछ इस तरह की चीज करने की कोशिश वहां है अंदर अंदर। शायद इसकी शंका कम से कम जदयू के नीचे के कार्यकर्ताओं में है। पिछले चुनाव में ऐसा हुआ भी था कि जब जो रामविलास जी की पार्टी थी जिसको उनके पुत्र चलाते हैं, उस पार्टी को अलग से लड़ाया गया था और उसने जानबूझकर उन सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, ज्यादातर जदयू की सीटों पर, और जदयू के उसकी वजह से काफी सीटें घट गई थी और वो एक काफी कमजोर पार्टी बन गई थी। तब से कमजोर ही चली आ रही है जो सिचुएशन उसकी है। और इस चुनाव में हो सकता है कि उसका पूरा मतलब उसका पूरा लेखा जोखा समाप्त कर दिया जाए या 10-15 सीट की 20 सीट की पार्टी में उसको बदल दिया जाए। ये सब योजनाएं नहीं होंगी, इस तरह की बातें आती हैं और ऐसे संकेत भी नीचे से नजर आते हैं। हो सकता है ये सिर्फ परसेप्शन हो, लेकिन लोगों में इस तरह की परसेप्शन है। और कुल मिलाजुला के इस सिचुएशन में जैसी आज वहां है, निश्चित तौर पर गेन अगर किसी को कहा जाए तो गेन इंडिया गठबंधन के लोगों को हो रहा है, चूंकि राहुल गांधी सड़क पे हैं और कभी भी आंदोलन विपक्ष जो भी होता है अगर वो सड़क पे होता है सवालों को लेकर, ऐसे सवाल जो जनता में पहले से हो या जिसको एक स्वीकार्यता हो, जैसा इस मामले में वोट चोरी वाले मामले में है। क्योंकि हमारे पास जो पुराने सर्वेक्षण के आंकड़े हैं, जैसे सीएसडीएस का वो आंकड़ा जो मार्च 2024 का है, लोकसभा चुनाव से पहले का, वो बताता है कि उस समय तक 52% आबादी देश की जो है वो चुनाव आयोग पर उसमें तरह तरह की शंकाएं थी। एक शंका ये थी कि क्या नाम ईवीएम में घपला होता है, लेकिन किसी बेईमानी होती है, ये शंका तो थी। अब की स्थिति में ये आंकड़ा जो भी सी वोटर का हम देख ले या अन्य का सीएसडीएस का भी जो हिंदू में पब्लिश हुआ था, वो ये आंकड़ा 60% पार कर रहा है। तो अगर शंका की मात्रा बढ़ गई है और उस समय ये मुद्दा लेके कोई राजनीतिक पार्टी सड़क पे है
और फिर उन्होंने थोड़ा बेस स्ट्रक्चर पे भी इस बीच राहुल गांधी ने पिछले 3 सालों से काम किया है ना, बेस स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया है सामाजिक न्याय को। और अगर इसका थोड़ा भी असर, चूंकि बेरोजगारी भारी है, लोगों के पास रोजगार तो है नहीं, तो और खासकर ये बेरोजगारी उनको ज्यादा प्रभावित कर रही है जो सामर्थ्य में कमजोर है, जैसे ईबीसी क्लास के लोग हैं, दलित हैं, आदिवासी हैं, कमजोर हिस्सों के जो लोग हैं, उन्हीं को इस तरह का तंत्र जो है और कमजोर कर लेता है ऐसी परिस्थिति में जब रोजगार नहीं है। तो वो सारे लोगों के बीच राहुल गांधी जब सामाजिक न्याय का सवाल लेके जा रहे हैं और उसमें बार बार ये बातें कर रहे हैं कि भाई सेक्रेटेरिएट में कितने लोग हैं, जुडिशरी में कितने लोग हैं, मीडिया किसके हाथ में, ये सारी चीजें, बिहार बड़ा वैसे भी वोकल स्टेट है, बात वो करता है चीजों पर, भले ही वहां बहुत गरीबी है, बहुत कठिनाई है और बहुत सारे लोग मजदूरी करने इधर से उधर जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो एक वोकल सोसाइटी है, वो सवालों पे हमेशा जूझती रही है। और अतीत में यह है कि वहां से शुरू हुई बातें बाद में देश में फैल जाती है, कम से कम उत्तर और मध्य भारत में तो बहुत फैल जाती है। तो बिहार में अगर ये चीज बड़ी हो गई, क्योंकि बहुत बड़ा गैप नहीं है, पिछली विधानसभा में जो 5.25% का गैप है इन दोनों ग्रुप्स में और 15 सीट का, अब कुछ चीजों पर लेकिन ध्यान देना होगा कि जैसे अभी हमारे पास 8-9 दिन बचे हैं जो चुनाव आयोग की डेडलाइन है, इस बीच लिस्ट आ गई है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, लेकिन जब लिस्ट आई उसके बाद 12-13 दिन ही बचे थे। लिस्ट के बाद फॉर्म 6 में वो जो एक रिवीजन वाला कॉलम डालना था, वो डालने में पिछली कोर्ट की सुनवाई के बाद वो आया है। अब जो नया फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट में विपक्ष के जो बीएलएज हैं वो कितने लोगों के फॉर्म और अप्लाई करा पा रहे हैं या नहीं करा पा रहे हैं, ये सब चीजें जो ग्राउंड पे किए जाने वाले माइक्रो लेवल के काम होते हैं सर पे, ये अब ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति पैदा करेंगे। अगर इसमें वो सफल होते हैं और आरएसएस कारकुन ज्यादा सफल होते हैं, क्योंकि वो ठीक इसी समय वो इसका इस्तेमाल करते हैं अपने उन वोटरों को दाखिल कराने का, जैसा उन्होंने महाराष्ट्र या अन्य जगहों पे किया जिनको वो चुनाव में इस्तेमाल करते हैं। तो एक प्रक्रिया चल रही होगी नए वोटर इंक्लूड करने की, और दूसरी ओर विपक्ष के सामने है कि इन 65 लाख में से कितने वोट ऐसे हैं जो उनके लोगों के थे, जो गलत तरीकों से मृत दिखा के या अन्य चीजों में काटे गए हैं, जिनको अप्लाई करने का फॉर्मेट आ गया है कम से कम इंटरनेट पे, तो वो क्या ऑर्गेनाइज करके उनको अप्लाई पाते हैं कि नहीं। चीजें अब ये माइक्रो लेवल की चीजें असर करेंगी। देखना है कि विपक्ष जो है ये सब करने में कितना कामयाब होता है या नहीं होता है, तो वो फिर उसका भुगतान करेगा। फिलहाल एक जन आंदोलन की परिस्थिति तो बिहार में पैदा हो गई। जी, इस जन आंदोलन की स्थिति में नीतीश बाबू कहां दिखाई देते हैं शीतल जी? देखिए, नीतीश बाबू को तो निश्चित तौर पर बीजेपी निगल जाएगी। जैसा मैंने कहा कि बीजेपी की सारी बात चली, अब ये कोर्ट और राहुल गांधी के आंदोलन से नीतीश जी को ऑक्सीजन मिल जाए तो बात दूसरी है। बीजेपी ने तो उनका इस बार खात्मा करने का पूरा प्लान कर लिया था, और वो लॉजिकल है जैसे उसने शिंदे वगैरह का किया महाराष्ट्र में, क्योंकि भाई पिछले चुनाव में वो उसका स्ट्राइक रेट बहुत अच्छा है। बीजेपी को इस बात से मत आती है कि उसकी एक सीट राजद से कम थी पिछले चुनाव में, राजद ज्यादा सीटें लड़ी थी बीजेपी की तुलना में, काफी ज्यादा। बीजेपी का स्ट्राइक रेट बहुत बढ़िया था बिहार में। तो बीजेपी के पास ये सांगठनिक शक्ति है, और इस तरह धन साधन, मीडिया, सवर्ण जातियों का प्रचंड समर्थन, और बिहार में जो जातियों के बीच वैमनस्य है या सामाजिक न्याय के सवाल पर जिस ध्रुवीकरण है, कट्टर है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये बात याद रखिए कि आज भी राज्य कर्मचारियों में करीब 33% हिस्सा, 33% हिस्सा सवर्ण जातियों का है, जिनकी संख्या कुल वैसे 12-13% है। तो और इसमें जो बड़ी पोस्ट है, यानी जो प्रथम श्रेणी की और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की, उसमें तो वो हिस्सा 65-66% है। हाँ, पिछड़ी जातियों की सरकारी कर्मचारियों में अच्छी खासी है, 50% से ज्यादा है, लेकिन तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में है। तो जो जहां इफेक्ट करता है, जहां चीजों के फैसले होते हैं, वो एक प्रशासनिक पकड़ भी जातियों में इस कट्टरता से विभाजित समाज में बीजेपी के पक्ष में जाती है।
मीडिया में उनका संकेंद्रण है ही है। इतने बड़े आंदोलन की कल मैं संतोष सिंह से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि भास्कर के अलावा कहीं कवरेज ही नहीं हुई, और भास्कर में भी बाद में शायद धमकी उमकी आई, विज्ञापन वगैरह रोक दिया गया, तो शायद उसमें भी उसके बाद कुछ कंट्रोल करने में सफल हो गए। तो आप देखिए कि एक बहुत बड़े इस तरह का, देखिए जब जब जन आंदोलन हुए हैं, चाहे जेपी का आंदोलन था इवन इमरजेंसी के दौरान, और उसके बाद जब बीपी सिंह या अन्ना आंदोलन हुआ, आप याद करिए कि मीडिया का कवरेज इसमें प्रचंड रूप से विपक्ष के साथ था, ऐतिहासिक रूप से विपक्ष के साथ था, अब नॉर्मल रूप से विपक्ष के साथ था। अभी ताजा ताजा अन्ना आंदोलन को देख लीजिए, रात 2-2 बजे तक जो है तमाम संवाददाता बैठे रहते थे रामलीला मैदान में, और सुबह 7 बजे से शुरू हो जाते थे। 24 घंटे प्रसारण हुआ करता था। अब ये 24 घंटे प्रसारण विपक्ष को और राहुल गांधी डिमीन करने, गलत ठहराने, चुनाव आयोग को सही ठहराने, सरकार को सही ठहराने, मोदी जी का बखान करने, इस सब पे खर्च होता है। ये एक बुनियादी फर्क है पिछले दौरों में और इस दौर में। एक, इस बार लड़ाई बेस स्ट्रक्चर की हो रही है, लेकिन सुपर स्ट्रक्चर पर पूरी तरह से कब्जा उन वर्गों का है जो हमारे देश में जाति के रूप में है, जो एक तरफ है, और उनका नियंत्रण कुछ जगहों पर तो एक मतलब असाधारण है, जैसे जुडिशरी में, जैसे मीडिया में। वो तत्व कहां है, उनका हिस्सा कहां है जिनकी राजनीति विपक्ष के रूप में खड़ी हो रही है। तो ये बहुत बड़े सच है हमारे दौर के, और इसको इस सब के साथ ही देखना पड़ेगा। इसलिए ये जो आंदोलन है ये अभी अनफोल्ड उस तरह से नहीं होगा जैसी उम्मीदें नॉर्मली आंदोलन से की जाती है, या जैसे लोहिया जी वगैरह की बात आई, वो दौर डिफरेंट था। लोहिया जी वगैरह को या पूरे सोशलिस्ट आंदोलन को जो कवरेज मिल गया, इसलिए मिल गया कि उस समय विपक्ष में आरएसएस था, जो कांग्रेस से लंबी लड़ाई लड़ रहा था। उस समय भी मीडिया में आरएसएस का बहुत जबरदस्त होल्ड था, हमेशा रहा है, लेकिन तुलनात्मक रूप में उसको कवरेज हमेशा ज्यादा मिलती रही। और जब वो नहीं है वहां, तो बिल्कुल उल्टा आप उल्टी जुडिशरी आप देख रहे हैं जी। ये एक नई परिस्थिति है, हमें इन सब चीजों को एक साथ देखना होगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया।